जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में प्रोवर्ब का एक अगला पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने कई पार्ट प्रोवर्ब के कर चुके हैं, तो आज हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स जैसे दुर्घटना से देर भली, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये सब देखेंगे कि इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है या इंग्लिश में कैसे होती हैं। तो इसको देखते हैं। चलिए पहली प्रोवर्ब देखते हैं। देखिए पहली प्रोवर्ब लिखी हुई है दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना से देर भली, ये तो हमने कई, जब हम जाते हैं रोड पे चल रहे होते हैं तो कई तख्तियाँ ऐसी देखी होंगी, कई सारे ऐसे बैनर्स लगे होते हैं जिसमें ये सब लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बेटर लेट दैन नेवर। बेटर लेट दैन नेवर। अब इसका मतलब देखिए, दुर्घटना से देर भली का क्या मतलब हुआ? तो जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग जाते हैं रोड पे चल रहे होते हैं या कहीं कहीं भी जाते हैं तो हमने ये सब बैनर्स देखे होते हैं, तो उसमें लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। इसका क्या मतलब है कि भले ही आपको देर हो जाए लेकिन वेट करके चलिए ताकि दुर्घटना ना हो सके। कभी कभी देखा होगा अगर रेड सिग्नल हो गया, अगर रेड सिग्नल है, लोग क्या करते हैं तब भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं और सोचते हैं कि हम जल्दी से रेड सिग्नल क्रॉस करके आगे पहुंच जाएं। लेकिन वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को दावत देने वाली बात होती है, क्योंकि पता नहीं कौन सी गाड़ी कहीं से आकर के उसको टक्कर मार दे और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। आप जल्दी में तो बहुत होते हो, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, और देरी हो जाती है और फिर नुकसान भी अपना होता है। तो इसको जो फिर इंग्लिश में बोला जाएगा वो बोला जाएगा बेटर लेट। बेटर है कि आप लेट हो जाओ देन नेवर, के वो काम फिर कभी दोबारा ना हो पाए। तो इसका ये मतलब है। जैसे आपने रेलवे ट्रैक्स पे देखा होगा, जो गेट्स होते हैं, रेलवे के गेट्स होते हैं, तो वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग में आपने देखा होगा कि बंद होती है रेलवे, जो क्रॉसिंग है, गेट है उसका बंद है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, इतनी इनको जल्दी रहती है कि वो उसको पार करते रहते हैं, जो कि क्या है, जो कि खतरनाक है, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो उसीलिए ये कहावत बनाई गई हिंदी में, दुर्घटना से देर भली। तो उसको जो इंग्लिश में बोला जाता है वो कैसे बोलते हैं? बेटर लेट देन नेवर। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा। तो इसका तो देखिए मतलब ही ऐसे समझ में आ रहा है। जैसा बाप मतलब कह रहे हैं कि मतलब क्या है कि जैसे पिताजी होंगे वैसे ही बहुत सारे गुण जो कि उनके बेटे में भी जाएंगे, तो वैसे ही ये क्या होगा, बेटा होगा। अब कैसे भी हो सकता है, अपीयरेंस में हो सकता है या बिहेवियर में हो सकता है या क्वालिटी में हो गया या स्ट्रेंथ में हो गया, वो क्या होगा, पिता से एक बेटे में जाएंगी। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कहावत जैसा बाप वैसा बेटा। तो इसको जो इंग्लिश में जो प्रोवर्ब में बोलते हैं वो बोलते हैं लाइक फादर लाइक सन। देखिए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि उसको जस्ट ट्रांसलेट किया गया है कुछ अलग, तो इसका अलग कोई इसका मतलब तो है नहीं। तो जैसा बाप वैसा बेटा, तो सब लाइक फादर लाइक सन। तो देखिए ऐसे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं। जैसे एक अमेरिकन पोइट रहे हुए इंग्लिश के, विलियम लैंगर्ड, तो उनका एक फेमस क्वेट है लाइक फादर लाइक सन, एवरी गुड ट्री मेक्स गुड फ्रूट। जैसा क्या मतलब है, एक जो अच्छा पेड़ होता है वो हमेशा ही क्या, अच्छे फल देता है। जैसा मतलब यही हुआ कि जो पेड़ की तुलना किससे की जा रही है, फादर से की जा रही है, और जो फ्रूट्स दे रहा है उसकी तुलना बच्चे से की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो पिता में क्वालिटी होती है वही बच्चे में क्वालिटी आती है। अब जैसे स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लूँ, स्पोर्ट्स में एक बहुत ही फेमस नाम हुआ माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं माइकल जॉर्डन। उनके जो बेटे थे उनका नाम मार्कस जॉर्डन। तो दोनों ही क्या है, बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं। और उन्होंने जब यूनिवर्सिटी में थे तो वो लोग क्या थे, साथ में बास्केटबॉल खेला करते थे। तो ये देखिए जैसे माइकल जॉर्डन में गुण थे, वैसे ही जो उनकी क्वालिटीज़ थी वो किस में गई, मार्कस जॉर्डन में गई। उसके बाद पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में एक यूएस के दो प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, और उनके जो बेटे थे क्या नाम था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उनका नाम जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रह चुके हैं। दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी से, वहाँ की दो पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, तो दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी से आते थे। और देखिए उनकी दोनों की फॉरेन पॉलिसी लगभग सारी की सेम थी, दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो लगभग सेम थे। और देखिए दोनों ही पॉलिटिक्स में आए और यूएसए के प्रेसिडेंट बने। तो कहीं ना कहीं जो उनके गुण हैं, पिता के गुण हैं, वो बच्चे में गए। इस तरह बिजनेस वर्ल्ड में बात करें तो बहुत फेमस नाम बिल गेट्स का सुना होगा। तो बिल गेट्स क्या है, एक उनका टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे ही उनके बेटे बेटे का क्या नाम है, रॉरी जॉन गेट्स। क्या नाम है, रॉरी जॉन गेट्स। तो उनमें भी क्या है, उनका भी जो इंटरेस्ट है वो भी टेक्नोलॉजी में है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखिए इस कहावत का
यही मतलब है कि जो पिता के अंदर क्वालिटी होगी वो बच्चे के अंदर भी आ जाती है। तो बस वही, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइक फादर लाइक सन, तो इसको भी याद रखेंगे। अगली प्रोवर्ब देखते हैं। देखिए अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर, इसका क्या मतलब होता है? देखिए कोई भी व्यक्ति है अगर उसका दिमाग पर खाली खाली का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर खाली बैठा हुआ है या कोई काम नहीं कर रहा हो, पूरे दिन ही घर में या कहीं भी जाता बैठा हो, उनसे कोई मतलब नहीं है कुछ करने धरने से, तो वो क्या होगा फिर, वो उसके जो मन में ख्याल आएंगे वो बुरे ख्याल आएंगे या गंदे विचार आएंगे। तो इसीलिए कहा गया है जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। कहीं ना कहीं उसके जो दिमाग में जो चीज़ चलती है वो गलत चीज़ें चलने लगती हैं, बुरे विचार उसके घर माइंड में आने लगते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो इस कहावत को जो इंग्लिश में बोला जाता है वो बोला जाता है एन एम्पटी माइंड इज़ अ डेविल वर्कशॉप। कैसे बोलेंगे? एन एम्पटी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। या कभी कभी एम्पटी की जगह आपको मिल सकता है एन आइडल माइंड। क्या बोलेंगे? एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो इसका भी देखिए मतलब वही, एम्पटी माइंड का क्या मतलब हुआ? एम्पटी मतलब जो खाली दिमाग का, वो क्या होगा? डेविल्स का मतलब, डेविल का मतलब होता है शैतान, और वर्कशॉप, तो ये इसका मतलब है। तो इंग्लिश में जो बोलेंगे खाली दिमाग शैतान के घर को, वो बोलेंगे एन एम्पटी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, या एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो इसको याद रखेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर कोई घर है, आपका घर है, अगर आप उस घर को खाली छोड़ के कहीं चले जाते हैं, काफ़ी टाइम से अगर आपका घर खाली पड़ा हुआ है, तो उस घर में क्या होता है, अब काफ़ी टाइम बाद अगर आप आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कई सारे बहुत सारी गंदगी उसमें जमा हो जाएगी, कई सारे कीड़े मकोड़े वहाँ हो जाएंगे। तो वही चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ है अगर वो अपना काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें यूजलेस होने लगेंगी और कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत इम्पैक्ट डालेंगी। तो जैसे वही व्यक्ति वाली बात है, तो इंसान को क्या करना चाहिए? हमेशा अपने को व्यस्त रखे रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, ताकि उसके मन में बुरे विचार ना आ सके। तो यही इसका मतलब है। एक खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो इसको जो इंग्लिश में बोला जाएगा वो बोलेंगे एन एम्पटी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, या एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो इसको भी याद रखेंगे। अगली प्रोवर्ब देखेंगे। देखिए अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन उसको डांस नहीं आता, तो फिर वो क्या करता है, वो जो हिंदी में जो इसका मतलब है, हिंदी में इसका जो मतलब है वो बता रहा हूँ। तो उसका क्या मतलब है कि उसको डांस नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, बताएगा कि यार यह जो फ्लोर है वो सही नहीं है, जो जगह है वो सही नहीं है, जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है। तो कुल मिला के वो अपनी क्वालिटी की बात ना करके, जो उसके अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं है उसकी बात ना करके, वो क्या करेगा, एक्सक्यूजेज देगा, जो अपनी फेलियर की बात नहीं करेगा। और जबकि जो और सिचुएशन है उनको ब्लेम करेगा कि इस वजह से मैं डांस नहीं कर पाया। तो हिंदी में जो मतलब है वो ये है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब खुद तो वो नाचना नहीं जानता है, लेकिन वो बताएगा कि मैं नाच तो लेता हूँ लेकिन आंगन ही टेढ़ा है, इस वजह से मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। मतलब खुद की जो फेलियर है उस पर ना ध्यान दे करके जो वहाँ की सिचुएशंस हैं उनको ही वो ब्लेम कर रहा है। अब इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे ए बैड वर्कमैन क्वेरल विद हिज टूल्स। ए बैड वर्कमैन क्वेरल विद हिज टूल्स। देखिए यहाँ पे ऐसा लगेगा क्वेरल्स होगा ये, क्योंकि देखिए जितनी भी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जितनी भी मोस्टली प्रोवर्ब्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती है, प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर बोली जाती हैं। तो इनको भी याद रखिएगा। तो इसमें ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें वही चीज़ है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहा है। तो इसको जो इंग्लिश में फिर बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अब बैड वर्कमैन क्या हुआ, एक ऐसा काम करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा बुरा काम करने वाला व्यक्ति, वो क्या करेगा, खुद उसको काम करना नहीं आएगा, लेकिन तो वो क्या करेगा, वो दोष देगा अपने टूल्स को, जो उसके औजार होंगे उसको दोष देगा। अगर वो कोई, जैसे मान लीजिए अगर कोई काम करने वाला कोई कारपेंटर हो गया, या टेलर हो गया, या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो गया, तो वो क्या करेगा, अगर उसको वो काम नहीं आएगा, वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो वो अपने फेलियर की बात नहीं करेगा, वो बताएगा, वो एक्सक्यूजेस देगा, वो बताएगा कि मेरे जो ये टूल्स हैं उनको दोष देगा वो कहीं ना कहीं। तो बस यही चीज़ है, यही चीज़ इंग्लिश में ऐसे बोली जाएगी और हिंदी में नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए अब ये भी चीज़ अलग है, कहाँ नाच और आंगन की बात हो रही है, और कहाँ एक बैड वर्कमैन, एक बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति और उसके टूल्स की बात हो रही है। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन जो दोनों का मतलब है वो क्या है, वो दोनों का मतलब सेम है। ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स।
आगे अगला देखते हैं, चोरी का माल मोरी में। चोरी का माल मोरी में, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, चोरी का माल मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति है और उसने कोई भी धन है या कोई भी चीज़ है वो गलत तरीके से कमाई है या चोरी करके ही लेके आया है या गलत तरीके से कमाई है, तो वो जो धन होगा या वो वस्तु होगी कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में ऐसे ही चली जाएगी। मतलब क्या होगा, वो उसको फलेगा नहीं या वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं बेकार ही चली जानी है। तो बस वही कह रहा है कि चोरी का माल मोरी में, तो इसको याद रखिएगा। अब जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इल गॉटन इल स्पेंट, मतलब जैसे बुरी तरीके से कमाया वैसे ही बुरी तरीके से खर्च हो गया। तो इसको भी याद रखेंगे। क्या होगा इसका मतलब? वट एवर वी गेट इन अ रॉन्ग वे विल अल्टीमेटली लूज इट। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कुछ भी हमने अगर गलत तरीके से कमाया है या कुछ भी गलत तरीके से हमने कोई गलत कोई चीज़ अगर हमने हासिल की है, तो क्या होगा, लास्ट में वो चीज़ हमसे दूर ही चली जाएगी। तो इसको भी याद रखेंगे। अब जैसे आज के ज़माने में लोग करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन बहुत हो रहा है, करप्शन बहुत हो रहा है। तो लोग क्या होता है कि लोग करप्शन करते हैं, उनको लगता है कि करप्शन करके वो बहुत धनी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। अब भले ही कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली दूसरे तरीके से हो सकता है कि आपको धन के तरीके से लॉस हो या कोई और तरीके से आपको लॉस होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो वो बेईमानी से कमाया गया धन है वो कभी भी फलता नहीं है। तो बस इसको हमेशा याद रखिएगा कि चोरी का माल मोरी में को इंग्लिश में जो बोलेंगे वो बोलेंगे इल गॉट और इल स्पेंट। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगली इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है जो है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, इसका क्या मतलब है? पंथ का क्या मतलब होता है? एक पंथ का मतलब एक रास्ता, तो पंथ का मतलब होता है रास्ता। तो एक रास्ते पे जा करके दो काम कर रहा है। हिंदी में मतलब है कि किसी एक रास्ते गए और रास्ते में कोई चीज़ थी और उस वजह से तुमने दो काम कर लिए। जैसे अगर बोलते हैं कि अगर मैं कहीं गया, जैसे मुझे बेंगलुरु जाना हुआ किसी काम से, अगर मैं बेंगलुरु गया और पता क्या मैं वहाँ गया और वो ऑफिस का काम मैंने वहाँ निपटाया और पता चला कि मैं साथ ही साथ बेंगलोर भी घूम लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक पंथ दो काज, या अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एक्शन। क्या होगा? मतलब कोई भी चीज़ को प्राप्त किसी भी दो चीज़ को प्राप्त कर लेना कैसे? एक ही एक्शन द्वारा। तो ये चीज़ इसको सिद्ध करती है। मैंने बताया जैसे बेंगलोर गया मैं काम से, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे मैं घूम भी आया। तो काम तो हम एक ही कर रहे, एक्शन तो हमने एक ही किया, लेकिन वहाँ जो काम हमारे बन गए वो दो बन गए। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे इसको किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसका क्या मतलब हुआ? किल टू बर्ड्स मतलब दो बर्ड्स को मारा। कैसे? एक पत्थर द्वारा। एक पत्थर द्वारा दो पक्षियों को मार देना ही इस एक पंथ दो काज का असली मतलब है। किल टू बर्ड्स विद टू वन स्टोन, इसका क्या मतलब है कि आपके पास मान लीजिए एक ही पत्थर है ना, और एक पत्थर से क्या किया आपने? वैसे एक पत्थर से तो एक ही पक्षी मरेगा अगर ऐसी बात है तो लेकिन क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ है कि आपने पत्थर चलाया और आपका लग इतना अच्छा है कि एक साथ दो पक्षी पे वो लग गया और दो पक्षी आपको मिल गए। तो बस इसको जो फिर इंग्लिश में जो बोलेंगे वो किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन बोलेंगे। और एक पंथ दो काज मैंने आपको बता ही दिया। तो क्या होगा इसका मतलब कि एक ही काम करने मतलब गए थे किसी एक काम से, लेकिन जो फ़ायदा हुआ हमारा वो डबल हो गया। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए अगली इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब लिखी है, लक्ष्मी चंचला होती है। लक्ष्मी चंचला होती है, इसका क्या मतलब है? ये धन की, देखिए लक्ष्मी की बात का, लक्ष्मी का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ लक्ष्मी का मतलब धन से हो रहा है। लेकिन नीचे लिखा भी है रिचेज हैव विंग्स। रिचेज का मतलब क्या है? रिचेज का मतलब होता है धन। तो धन के, अब इसमें चंचला का मतलब होता है जो बहुत जल्दी निकल, मतलब चंचला का मतलब चंचल, एक तरह से चंचल, आई और गई आई और गई, ऐसे का मतलब होता है। जो टिकती ना हो वो चंचला कहलाएगी। तो बस वही बात है कि जो लक्ष्मी होती है, जो धन होता है वो चंचला होता है, वो रुकता नहीं है, बहुत जल्दी ही आता है और बहुत जल्दी ही चला जाता है। तो इसको याद रखेंगे। और इंग्लिश में देखिए इसके लिए क्या बोलेंगे? रिचेज हैव विंग्स, मतलब जो धन है, धन के क्या होते हैं? पंख होते हैं। विंग्स का मतलब पंख, और धन, रिचेज का मतलब धन, तो धन के क्या होते हैं? पंख होते हैं। अब काफ़ी फेमस क्वार्ट है, मनी इज़ लाइक अ बर्ड विद विंग्स, इट कैन फ्लाई अवे इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। तो कुल मिला के यही बात है कि जो मनी है वो क्या है? एक पक्षी है जिसके पक्षी क्या होते हैं? पंख होते हैं। अगर आपने केयरफुल नहीं रहे, अगर आप सावधान नहीं रहे, तो ये बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो बस इसको भी याद रखना है कि जो इसको लक्ष्मी चंचला होती है वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिचेज हैव
विंग्स, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अब ये एक हिंदी कहावत है, तो हिंदी कहावत पूत का क्या मतलब होता है कि एक बच्चा, लेकिन नवजात होता है, जो एक पैदा हुआ बच्चा होता है, तो उससे बोल रहा है कि अगर जो पैदा हुआ बच्चा होता है ना, वो जब पैदा होता है तो वैसे ही पता चल जाता है कि बड़े होकर ये कैसा होगा या कैसा निकलेगा, इसकी क्वालिटीज़ क्या होगी। ये ऐसी कहावत है कि जो पैदा हुआ बच्चा होगा उसके पैर देखकर ये हम बता देंगे कि यह बाद में कैसा निकलेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग शोज द डे। मॉर्निंग शोज द डे, देखिए ये भी इंग्लिश में काफ़ी फेमस प्रोवर्ब है। इसको बोले जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि दिन ही, मतलब जो मॉर्निंग होती है, जो सुबह होती है, वही बता देती है कि दिन कैसा जाने वाला है। अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी होगी, मॉर्निंग में अगर आपका मान लीजिए किसी से झगड़ा नहीं होता, बहुत ही सब लोग प्रेम से बात कर रहे हैं, तो ये होता है कि आज पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर पता चला मॉर्निंग में ही अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए, तो ये होता है कि अब अगर मॉर्निंग में ऐसा हुआ है तो पूरी शाम कैसी होगी, पूरी जो पूरा दिन जाएगा वो कैसी होगी, कैसा जाएगा। तो बस वही कहने का मतलब है। तो जैसे जैसे पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, मतलब एक नवजात बच्चे से पता चल जाता है कि बड़ा होकर के कैसा निकलेगा, वैसे ही सुबह से पता चल जाता है कि पूरा दिन कैसा होगा। तो देखिए, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को जो मतलब है क्या है, वो सेम है, दोनों के मतलब सेम है। तो इसको भी याद रखेंगे कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग शोज द डे। तो भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है, इलाज से परहेज बेहतर है। इलाज से परहेज बेहतर है, इसका क्या मतलब है? प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। देखिए, तो उसका ट्रांसलेशन ही है। देखिए, इलाज हो गया, यहाँ पे इलाज हो गया, और इलाज का क्या मतलब हो गया? परहेज। क्योर, क्योर का मतलब भी क्या होता है? इलाज होता है। परहेज, तो परहेज का मतलब क्या? बचाव। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब बचाव। तो कहीं ना कहीं ये किसका है? ये उसका ट्रांसलेशन ही किया हुआ है। तो इलाज से परे बेहतर है, तो बहुत अच्छी बात है कि सही बात है कि अगर आपको कोई पता है कि आप अगर कुछ करने जा रहे हैं और उससे आपको अगर बैड इफेक्ट होगा, तो आप उसको करो ही मत, उस चीज़ को करो ही मत, उससे बचने की कोशिश करनी है। जैसे कोरोना की बात आई थी, तो कोरोना में लोगों से बोला गया था कि आप घर में स्टे करो, घर में स्टे करो। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा सोच ले कि नहीं, दवाई तो मार्केट में अवेलेबल ही है, इतनी वैक्सीन आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो मैं बाहर जा सकता हूँ, अगर कुछ होगा तो वैक्सीन तो मैं लगवा ही चुका हूँ या आगे लगवा लूँगा, या इतनी दवाई है तो मैं उनको खा के यूज़ कर लूँगा। तो बस वही कह रहा है कि दवाई के चक्कर में मत पड़िए, तो कोशिश करिए कि रोकथाम की जा सके, या उस चीज़ को परहेज ही किया जाए। आप बाहर मत निकलिए, जैसे कोई वहाँ बोला गया था कोरोना टाइम में कि आप बाहर मत निकलिए। बाहर मत निकलने का मतलब है परहेज करिए बाहर जाने से। ये नहीं कि दवाई आ गई है तो आप परहेज को छोड़ करके आप बाहर जाएंगे, ये चीज़ बोली गई है। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, या इसको और बोल सकते हैं स्टेइंग सेफ इज़ बेटर दैन सफरिंग लेटर। इसका क्या मतलब हुआ? पहले से ही अगर आप सुरक्षित हैं तो ये बेहतर है, ना कि बाद में अगर किसी चीज़ को लेकर के सफ़र कर रहे हैं। तो उससे पहले यही है कि आप उस चीज़ को परहेज़ कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको भी याद रखेंगे, इलाज से परहेज बेहतर है, वो इंग्लिश में बोलेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आगे देखते हैं, देखिए अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है, सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए, सहज पके मतलब क्या? जो धीरे धीरे लगातार कोई चीज़ अगर पकती है काफ़ी टाइम तक, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं वो स्वादिष्ट होती है। मीठा का मतलब यहाँ स्वादिष्ट से है, या मीठे होने से, या स्वादिष्ट होने से। तो अब जैसे कोई भी चीज़ है, आपने जैसे कि अगर खीर की बात कर लें, है ना, या चाय की बात कर लें, लोग कहते हैं कि ये बहुत जल्दी ना करो, और जितनी धीमी आंच पे पकाओ तो और ज़्यादा उसमें स्वाद बढ़ेगा, वो और स्वादिष्ट होगी, है ना। वैसे ही चाय के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा और उसको अच्छे से पकने दो, ताकि क्या हो, वो और अच्छी बने। तो बस वही कह रहा है कि सहज पके सो मीठा होए, मतलब अगर एक बार चीज़ें जो लगातार और धीरे धीरे हो रही हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है लास्ट में, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो उसको जो इंग्लिश में बोला जाएगा, उसको कैसे बोलेंगे? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो का मतलब है धीरे धीरे, और स्टडी का मतलब है सतत या लगातार। तो जो धीरे धीरे और लगातार अगर कोई चीज़ हो रही है, तो वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा जीतता है। उसका जो रिजल्ट आता है फाइनली, वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ऐसा बोला जाता है कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। बोला जाता है ऐसा कि आपको जो सतत प्रयास है, वो कहीं ना कहीं सक्सेस की जो की कुंजी है, एक चाबी है। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसको भी याद रखना है कि जो धीरे धीरे और लगातार होता है, वो चीज़ हमेशा फ़ायदेमंद होती है। जैसे हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जो लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, तो आपके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं,
वही कहीं ना कहीं एक दिन काउंट होकर के एक बड़ा स्टेप के फॉर्म में आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो ये मत सोचा करिए कि आज हमने बहुत कम पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ रहा। अगर आपके मन में अगर अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी है तो आप उसको लगातार करिए, छोटे छोटे स्टेप रखिए, और वो कहीं ना कहीं जाके एक बड़ा बड़ा स्टेप बनेगा और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब जैसे एक कहानी इस पे स्लो एंड स्टडी मीन्स दैट, इस पे एक कहानी थी खरगोश और आपका कछुआ की। रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी सुनी हुई, तो उसका जो फेबल था, तो फेबल क्या था, यही था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उसमें क्या होता है, रेस तो अब जो रैबिट होता है वो तो बहुत तेज भागता है, लेकिन जो टॉर्टोइस होता है, जो कछुआ होता है, वो क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो क्या होता है, रुकता नहीं है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनाए रखता है अपनी, और लास्ट में क्या होता है, वही अपना रेस जीत जाता है। तो उसका जो फेबल निकल के आया वो क्या, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इससे पहले भी जो हमारा सेशन है, अगर वो चीज़ वो जो प्रोवर्ब्स के सेशन है वो अगर आपने नहीं देखे हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।